हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं बुपचे सर और इंस्पायर एकेडमी बालाघाट में आप सभी बच्चों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज बेटा हम आए हैं पीएनएसटी 2024 के केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 केमिकल बॉन्डिंग रासायनिक बंधन, जिसके अंतर्गत हम आज लेक्चर नंबर 1 में बात करने वाले हैं। लगभग आधे चैप्टर को आज कवर करेंगे हम, बाकी के टॉपिक आगे अगले लेक्चर में, क्योंकि टॉपिक बहुत बड़ा है, चैप्टर बहुत बड़ा है। चलिए, इसीलिए आज हम जितने टॉपिक अधिक से अधिक हो सके बेटा पूरे के पूरे ले रहे हैं लगभग। चलिए, तो आज बेटा सबसे पहले इस टॉपिक में बात करने वाले हैं हम संयोजकता की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये संयोजकता, क्योंकि इसके बिना हम रासायनिक आबंधन को नहीं पढ़ सकते। क्योंकि रासायनिक आबंधन इस चैप्टर को समझने के लिए हमें सबसे पहले पढ़ना होगा संयोजकता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं बेटा वैलेंसी। क्या कहते हैं? वैलेंसी। चलिए, तो आइए देखते हैं बेटा कैसे क्या होती है संयोजकता। तो क्या लिखा है? किसी तत्वों की संयोजकता हाइड्रोजन परमाणु की वह संख्या है जो उस तत्वों के एक परमाणु से संयोग करती है। उस परमाणु से संयोग करती है। क्या बोल रहा है बेटा? हाइड्रोजन परमाणुओं की वह संख्या जो उस तत्व के एक परमाणु से संयोग करती है, संयोजकता कहलाती है। यह एक प्राचीन परिभाषा है, पर यह परिभाषा उतनी बेहतर समझ में नहीं आती है। चलिए बात करते हैं, कुछ नए तरीके से आपको बताना चाहता हूं। आइए देखते हैं बेटा, यहां पर ध्यान से देखेंगे क्या है संयोजकता। तत्वों के परमाणु। क्या बेटा? तत्वों के परमाणुओं के आपस में संयोग करने की क्षमता। तत्वों के परमाणु के आपस में संयोग करने की क्षमता क्या कहलाती बेटा? संयोग करने की क्षमता संयोजकता कहलाती है। संयोजकता कहलाती है। ये बेटा संयोजकता की बात होती है, क्योंकि रासायनिक आबंधन चैप्टर जिसको हम पढ़ रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग, जैसे कि हमारे दैनिक जीवन में बेटा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से जुड़ता है किसी लेने देने के कारण या किसी बंध के कारण, वैसे ही हमारे केमिस्ट्री में भी तत्व के परमाणु आपस में किसी न किसी कारण से जुड़ते हैं। किसी न किसी कारण से बेटा। क्यों? क्योंकि स्थायित्व उन्हें प्राप्त करना होता है। जैसे कि आवर्त सारणी में आपको पता होगा, इसके पहले आपने पढ़ा है, आवर्त सारणी में टोटल 118 तत्व हैं, जिनमें समूहों की संख्या बेटा 18 है। 118 तत्व हैं और समूहों की तत्व। चलो यहां थोड़ी चर्चा करते हैं ताकि आपको बेहतर से बेहतर इस पूरे टॉपिक को मैं समझा सकूं। तो बेटा हमारे पास आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 होती है, समूहों की संख्या 18 होती है जो कि खड़े खड़े होते हैं, और आवर्त की संख्या 7 होती है। यह जानकारी आप लोगों को पहले से है। अब बात थोड़ी समझिएगा। अक्रिय तत्व जो है, क्या है बेटा? अक्रिय तत्व। किसकी बात कर रहा हूं मैं? अक्रिय तत्वों की। तो अक्रिय तत्व जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं? अक्रिय तत्व जो होते हैं आपके वो कैसे होते हैं? वो स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? स्थायी होते हैं। अब अक्रिय तत्व स्थायी होते हैं, इसलिए क्या करते हैं बेटा इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का न तो आदान प्रदान करते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न तो ग्रहण करते हैं और न ही त्यागते हैं, है ना? त्यागते हैं। यह बात आपको पता होगी। ठीक इसी प्रकार से आवर्त सारणी के सारे तत्व बेटा किसके समान? अक्रिय गैसों के समान सारे तत्व स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं कि कुछ इलेक्ट्रॉनों को या तो ले लेते हैं या कुछ इलेक्ट्रॉनों को दे देते हैं, है ना? और स्थायी विन्यास प्राप्त करना चाहते हैं। इसीलिए तत्व इलेक्ट्रॉन लेने देने के कारण अब लेंगे देंगे किससे बेटा? जो उनके पास होगा या जिनसे उनकी कंडीशन हो सके उनको इलेक्ट्रॉन देंगे और उनसे इलेक्ट्रॉन लेंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन एक तत्व देता है और दूसरा तत्व लेता है, तो लेने देने के कारण बेटा या साझा करने के कारण इलेक्ट्रॉनों में परमाणुओं में क्या होते हैं? एक बंध बन जाते हैं। चलिए एक कहानी सुनाकर मैं इस पूरे चैप्टर को एक बेसिक फॉर्म में लेकर के आता हूं। जैसे गांव में 3 प्रकार के लोग होते हैं। चलिए थोड़ी चर्चा करें।
यहां पर आते हैं। जैसे गांव में 3 प्रकार के लोग होते हैं बेटा, एक होता है जैसे गरीब होता है, दूसरा होता है अमीर मध्यम वर्गीय परिवार, और तीसरा होता है अमीर। कितना क्या होता है बेटा? अमीर। अब गरीब, मध्यम और अमीर, इन तीनों में क्या क्या कंडीशन है आप सभी जानते हैं। इन तीनों परिवार, और हर गांव में कहीं ना कहीं ये परिवार, तीनों परिवार विचरण करते हैं, रहते हैं, है ना, ये आपको पता है। अब गरीब परिवार जो होता है, इसकी आय से क्या होते हैं, इसके खर्च ज्यादा होते हैं, मतलब ये कमाता कम है और खर्च इसके क्या होते हैं, कमाई के अपेक्षा खर्च ज्यादा होते हैं, इसलिए गरीब है। मध्यम क्या है बेटा? जितना कमाता है मान लो उतना ही इसका खर्च होता है। और अमीर का क्या होता है कि जितना ये कमाता है उससे कहीं ज्यादा, है ना, जितना ये कमाता है ना, जितना इसका खर्च होता है बोल सकते हैं, उससे कहीं ज्यादा कमाता है, मतलब ये कमाता ज्यादा है। क्या बेटा? कमाता ज्यादा है। और खर्च क्या है? खर्च क्या है बेटा? खर्च कम है। ठीक है, कमाता ज्यादा है, खर्च कम है, खर्च कम। ठीक है, यहां बात करते हैं बेटा इसमें गरीब में, मध्यम में। तो मध्यम का क्या है बेटा? कमाता जितना है, खर्च भी उतना ही है। खर्च भी क्या है बेटा? खर्च भी उतना ही है, खर्च भी उतना ही कर देता है। ठीक है बेटा, उतना ही करता है। और बात करें इनकी गरीब की, तो ये कमाता जितना है, खर्च से ज्यादा हो जाता है। खर्च क्या होता है बेटा? खर्च ज्यादा हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन होती है गरीब के पास। ये तीनों बातें आपको कहीं ना कहीं पता है, परिचित है। आप पूरे चैप्टर को बेटा एक बेसिक वे में मैं आपको बहुत साधारण एग्जांपलों के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूं। ध्यान से अगर आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, समझने में। अब यहां पर ये 3 उदाहरण आपके सामने रखा है मैंने। अब तीनों में देखिएगा कि मध्यम का काम क्या है कि जितना खर्च है उतना इनका कमाई है, मतलब ना तो ये इनको देने की जरूरत है और ना किसी से लेने की जरूरत है, क्योंकि जितना खर्च है उतनी इनकी कमाई है, मतलब इनका काम चल जाता है। हम इसे मान लेते हैं बेटा कि ये स्थायी है। हम इन्हें मान लेते हैं कि ये जो है आपके स्थायी है। मध्यम जो लोग होते हैं वो क्या होते हैं, मैंने बोल दिया स्थायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास जितना खर्च है उतना ये कमा लेते हैं। बात करते हैं बेटा अमीर की और गरीब की। तो अमीर और गरीब में क्या है? तो गरीब क्या होता है, इसकी औकात से क्या करता है, ये खर्च ज्यादा कर लेता है, इसीलिए क्या होगा, ये गरीब होगा। तो बेटा ये गरीब है तो ये क्या होगा, किसी से लेकर, ये स्थायी है क्या? नहीं है बेटा, अस्थायी है। क्यों? क्योंकि इसके पास हमेशा कमी रहती है पैसों की। तो क्या होगा, ये स्थायी होगा क्या? नहीं होगा, है ना। आपको पता है गरीब लोग हमेशा पैसे कमाने के लिए कहीं बाहर तो कहीं किधर भी जाते रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये स्थायी, स्टेबल होना चाहते हैं। ये कम से कम चाहते हैं कि हम इतना कमा ले कि हम जितना खर्च करते हैं, ये क्या चाहते हैं कि हम उतना कमा ले कि हम जितना खर्च करते हैं। और कमाने के लिए ये क्या होते हैं, कहीं ना कहीं काम करते हैं और ज्यादा से ज्यादा कमाने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, इनकी कहानी क्लियर हुई। अब आते हैं अमीर की ओर। अमीर का काम क्या है कि अमीर के पास जितनी इनके खर्च है उससे ज्यादा ये कमा लेते हैं। तो अब जब ज्यादा कमा लेते हैं तो जिसके पास ज्यादा पैसा होगा उसके साथ भी समस्या है, क्योंकि खर्च कहां करें। अब दिमाग में बात विचलित, हमेशा मन विचलित रहता है। तो यहां पर भी कहीं ना कहीं बात स्टेबिलिटी की नहीं होती है, क्योंकि इनका खर्च से ज्यादा कमाई है और इनकी कमाई से इनका खर्च ज्यादा है। बीच वाले सुख शांति में समृद्ध है, स्थायी है। ऐसे ही हमारे पास आवर्त सारणी में वर्ग 18 के तत्व जो होते हैं बेटा, वो किसके तरह होते हैं, मध्यम वर्गीय की तरह होते हैं। और जिनके 72, कुछ मैं भी पूरी बात करूंगा बेटा आगे भी। तो यहां पर क्या होता है, ये स्थायी होते हैं, इसीलिए क्या होता है, न तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्योंकि जैसे मध्यम वर्गीय के पास कुछ रहता ही नहीं देने के लिए, तो देगा कहां से, क्योंकि इसके पास खर्च उतना है जितना ही कमाता है। तो वैसे ही काम वर्ग 18 के तत्वों के साथ होता है ना। वर्ग 18 के तत्वों के साथ होता है कि ये जितना इनके पास इलेक्ट्रॉन होते हैं ये इनके लिए सफिशिएंट होते हैं, इनके स्थायित्व के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है बेटा, अब बात आती इनकी और इनकी। वैसे ही आवर्त सारणी में कुछ धनात्मक तत्व होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन औकात से ज्यादा, मतलब इनकी स्थिति से ज्यादा होते हैं, जैसे अमीरों के पास पैसे ज्यादा होते हैं, है ना। वैसे ही कुछ ऋणात्मक तत्व भी होते हैं जिनके पास
इलेक्ट्रॉन उनकी आवश्यकता के अनुसार कम होते हैं। अब ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं तत्व, अपने को सभी तत्व को, जैसे इंसान को मैंने बताया गरीब को पैसे कमाने की पड़ी है, अमीर को भी और लालच होता है ना अमीर के पास भी, तो अमीर को कमाने की तो पड़ी होती है, पर कुछ दान भी करता है तो दान करने की पड़ी होती है। वैसे ही तत्वों में भी कुछ लेकर कुछ देकर, और जब लेना देना ना हो सके तो साझा करके भी क्या करते हैं, अपने आप को स्थायी करने की कंडीशन में लाते हैं। और इसी गुण को बेटा जब कोई तत्व, इस बात को समझिएगा, हाँ इस बात को समझिए। अब थोड़ा सा मैं पॉइंट पर आ रहा हूं। मैंने अभी लिखा था तत्वों के परमाणु के आपस में सहयोग करने की क्षमता। अब बात आती है बेटा कि तत्व आपस में सहयोग करते हैं। जैसे यहां पर मैंने आपको बताया अभी कि यहां पर तत्व, अब देखो तत्व सहयोग क्यों करते हैं, बात तो समझ में आ गई होगी कि वो अस्थायी होते हैं, इसलिए एक तत्व का परमाणु कहीं ना कहीं दूसरे परमाणु से साथ क्या करता है बेटा, सहयोग करने की कोशिश करता है। अब सहयोग करने की क्षमता की अब क्षमता क्या है कि कितने का कहेगा सहयोग। अब सहयोग तो करता है तो कितने देता है, कितने लेता है, या कितने का साझा करता है, ये उसकी क्या कहलाती है बेटा, क्षमता कहलाती है या कैपेसिटी कहलाती है। इसी को उसकी संयोजकता कहते हैं। और भी कई परिभाषाएं होती है संयोजकता की, क्या है और सुनिएगा, यहां पर बताता हूं बेटा ध्यान से। एक परिभाषा और भी है संयोजकता की, वो परिभाषा क्या है कि तत्व है ना परमाणु के 72 कोष में क्या बोलता है, ध्यान से सुनिएगा, कोई परमाणु अपने 72 कोष में, अपने 72 कोष में, या बाह्य कोष में लिख देता हूं बेटा, ठीक है, अपने 72 कोष में कोई तत्व, कोई परमाणु अपने 72 कोष में या बाहरी कोष में, ठीक है बेटा, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, कितने बेटा, बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा ध्यान से देखेंगे, हाँ जितने इलेक्ट्रॉन, क्या बोला मैंने बेटा, जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है थोड़ा ध्यान से देखें, जितने इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितने इलेक्ट्रॉन लेता, जितने इलेक्ट्रॉन देता या साझा करता है, उनकी संख्या को बेटा, उनकी संख्या को ही क्या कहते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लेता देता या साझा करता है उसी की संख्या ही उसकी क्षमता है वो, और वही क्षमता उसकी क्या कहलाती बेटा, संयोजकता कहलाती। 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना, अब ये क्या है 8 इलेक्ट्रॉन का फंडा, ये मैं आपको आगे और बताता हूं, आगे ध्यान से समझिएगा, ये बात समझ में आ गई होगी कि कोई भी परमाणु अपने बाहरी कोष बेटा, यहाँ कोष नहीं लिखा मैंने, हाँ बाहरी कोष में, ठीक है, थोड़ा यहाँ रेड इससे लिख देते हैं, बाहरी कोष या कक्षा भी लिख सकते हैं, बाहरी कोष है ना, या 72 कोष में है ना, क्या लिखे हैं, अपने बाहरी कोष में 8 इलेक्ट्रॉन, या कोई लिख दिया हमने, अच्छा अपने 72 कोष या कक्षा में, ठीक है बेटा 72 कोष या कक्षा में, ठीक है, कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है बेटा, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रवृत्ति रखता है, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करने की प्रवृत्ति रखता है, क्या कहलाता है बेटा, क्या कहलाता है, संयोजकता, ठीक है, 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति, पूर्ण करने के लिए, ठीक है, पूर्ण करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन लेता देता या साझा करता है उसी की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। अब बेटा ये बात आ जाती है, इतनी बात समझ में आई होगी, और भी कई परिभाषाएं होती है कि कोई तत्व अपने समीप अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन देता है या जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है वह भी उसकी संयोजकता कहलाती है। क्या बोला बेटा मैंने कि अक्रिय गैसों के समान स्थायी विन्यास प्राप्त करने के लिए
कोई अन्य तत्व का परमाणु जितने इलेक्ट्रॉन लेता है या जितने इलेक्ट्रॉन देता है उसकी संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। ऐसी कई परिभाषाएं संयोजकता को दर्शाने के लिए, संयोजकता को समझाने के लिए बताई जाती है। पर सबसे आपको बेटा फेमस जो परिभाषा है वो है तत्वों के परमाणु के आपस में सहयोग करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं? संयोजकता कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा। आगे है संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। क्या है बेटा? संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत। अब यहां पर देखेंगे तो क्या है? इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ वैलेंसी। अब क्या कहती है? दिया किसने था? पूरी बातें बेटा एक एक पॉइंट को समझते हुए करते हैं। दिया किसने था? लुईस और कॉसेल। ठीक है बेटा, लुईस और कॉसेल ने 1916 में, सन से ज्यादा लेन देन नहीं, 1916 में। ठीक है, परमाणु क्या बोलता है लुईस और कॉसेल अपने संयोजकता का इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत में? ध्यान से देखिएगा। परमाणु संयोजकता इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। परमाणु की जो संयोजकता है बेटा, परमाणु की जो संयोजकता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपके इसके पहले की यूनिट में मैंने सिखाया है, आपसे बनता है। अगर नहीं बनता है तो पिछला वीडियो एक बार देखिए अच्छे से, फिर से, है ना, पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझिए। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा। क्या है? परमाणु की जो संयोजकता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर आधारित होती है बोल रहा है। दूसरी बात, किसी तत्व के परमाणु की 72 कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यानी कि अगर परमाणु की बाहरी कक्षा है, बाहरी मतलब बेटा समझते हैं, जैसे 1 2 3 4 है तो चौथी वाली बाहरी हो जाएगी, समझ रहे हैं? जैसे यहां पर अगर मैं बताऊं, एक ऐसी हो गई, 2 ऐसी हो गई, तीसरी ऐसी, तो ये तीसरी क्या होगी? बाहरी। ये बाहरी के अंदर वाली। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ ठीक है, तो बाहरी कक्षा के जो इलेक्ट्रॉन है, ये कक्षा में बाहरी कक्षा, ठीक है बेटा, बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बाहरी कक्षा के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन। ठीक है, संयोजी है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं बेटा। तथा इस कक्षा को संयोजी कक्षा क्या कहते हैं बेटा? संयोजी कक्षा या संयोजी कोष। ठीक है, संयोजी कक्षा या संयोजी कोष भी कहते हैं, है ना, वैलेंस सेल कहा जाता है। आगे, यदि 72 कक्षा में, क्या बेटा? यदि 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए और हीलियम में 2। ठीक है बेटा, हीलियम के लिए देखो, अक्रिय गैस में एक हीलियम भी है जिसमें कि 72 कक्षा में 2 हो जाए और बाकी में, है ना, कितने? 8 हो जाए, 8 इलेक्ट्रॉन है तो वह तत्व अक्रिय होता है। क्या होता है बेटा? अक्रिय, या इसी को कहते हैं निष्क्रिय, है ना, अक्रिय या निष्क्रिय होता है। अक्रिय या निष्क्रिय मतलब किसी से क्रिया नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा बेटा? अब भी बताया था, ये स्थायी होते हैं। क्या होते हैं? स्थायी। और जो स्थायी होते हैं वो किसी के साथ ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना तो किसी को लेंगे, और जो लेता देता नहीं है वो क्या होगा? अक्रिय होगा। जैसे गांव में कोई व्यक्ति है जिसे समाज से बाहर कर दिया जाता है, गांव की स्टोरी में सुना होगा आपने, तो जो समाज से बाहर है, गांव से बाहर है, तो वो क्या होता है? निष्क्रिय होता है। वो किसी से मिलता जुलता नहीं है, ज्यादा उससे संबंध नहीं होते हैं, है ना, तो वो निष्क्रिय अक्रिय हो जाता है। वैसे ही यहां पर तत्व की भी बात है कि ऐसा तत्व जो किसी से लेता देता नहीं है वो निष्क्रिय या अक्रिय हो जाता है। ठीक है बेटा, आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रत्येक तत्व जिसकी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं। 8 इलेक्ट्रॉन से कम हो जाए, 7 हो जाए, 5 हो जाए, 6 हो जाए, है ना, 8 से कम होते हैं। इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान, इलेक्ट्रॉन का क्या बेटा? आदान प्रदान करके 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण, है ना, जैसे हीलियम और लिथियम तथा बेरिलियम में 2, है ना। क्या बोल रहा है बेटा? हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम में केवल 2, ये 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं और इनके अलावा बाकी बोल रहा है 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति रखते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन देकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे या इलेक्ट्रॉन लेकर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे, पर 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करेंगे किनको छोड़कर बेटा? यहां पर देखो, हाइड्रोजन, लिथियम और बेरिलियम को छोड़कर ये तीनों तत्व बेटा हीलियम के समान काम करते हैं। किसके समान? हीलियम के समान। ठीक है, संयोजकता के इस सिद्धांत को अष्टक नियम कहते हैं। मतलब किसे अष्टक नियम कहते हैं बेटा? किसी भी परमाणु द्वारा 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने के गुण को
कि अपने 72 कक्षा में बेटा देखो 8 इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने की प्रवृत्ति को ही क्या कहते हैं, अष्टक नियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, अष्टक नियम कहते हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और आते हैं अष्टक नियम पर ही। देखिए आ गया हमारे पास अष्टक नियम, ऑक्टेट रूल क्या है, ध्यान से सुनाते हैं, समझते हैं पूरी पूरी बातें। तो देखिएगा बेटा ये लिखा है, इसके अनुसार, किसके अनुसार, अष्टक नियम के अनुसार, इसके अनुसार वे तत्व जिनकी 72 कक्षा में, 72 कक्षा में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते। अब बेटा अभी हमने बात किया कि अक्रिय गैस जो होती हैं, अक्रिय गैस के 72 कोष में, कहां बेटा, 72 कोष में। ठीक है, अक्रिय गैस के 72 कोष में कितने होते हैं, 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अक्रिय गैस के 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो इसलिए स्थायी होते हैं, ऐसा भी मैंने बताया। अब बाकी सारे तत्व क्या करते हैं, ये भी मैंने बताया कि अक्रिय गैसों की नकल करना चाहते हैं कि अक्रिय गैस जैसे स्थायी है वैसे हम भी स्थायी हो जाए और अपना काम बना ले और मजे से रहे, बढ़िया सनासन। ठीक है, तो ये वो चाहते हैं, पर ऐसा इनके साथ होता नहीं, और ऐसा होता नहीं तो इसके लिए ये क्या करते हैं, ऐसी हो जाए इसलिए कोशिश करते हैं, और कोशिश में बन जाता है रासायनिक बंध। क्या हो जाता है बेटा, कोशिश में बन जाता है रासायनिक बंध और ये हो जाते हैं स्थायी। मतलब स्थायी होने के लिए ही ये क्या होते हैं, बंध बनाते हैं। तो आगे देखेंगे, अभी समझते हैं पूरी पूरी बातें। तो वे तत्व जिनकी 72 कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन से कम होते हैं, इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान तथा अथवा साझा करके अपनी 72 कक्षा अपनी निकटतम अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। पूरी बात मैं आपको बता चुका हूं, है ना, कि अपने निकटतम अक्रिय गैसों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा, अष्टक नियम कहलाता है। या तो इलेक्ट्रॉन लेकर, या इलेक्ट्रॉन देकर, या इलेक्ट्रॉनों का साझा करके कोई परमाणु, क्या बोला बेटा, कोई परमाणु अपने 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेता है अक्रिय गैसों के समान, तो वो स्थायी हो जाता है और उसी के लिए इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान या साझा करता है। ठीक है, अब आगे नोट लिखा है बेटा, नोट ध्यान से सुनिएगा। अभी इसके पहले भी हमने इस पर चर्चा की थी। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम अपने 72 कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखकर स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं। अब मन में बात आ रही होगी कि सर आप बोल रहे हैं कि अष्टक नियम का पालन करेंगे तो तत्व स्थायी होगा। क्या बोला मैंने अभी, यहां बोला बेटा मैंने कि अगर अष्टक नियम का पालन करेगा, अष्टक नियम का पालन करेगा तो परमाणु क्या होगा, परमाणु स्थायी होगा। यह बात मैंने यहां बोला, और यहां बोल रहा हूं कि ये तत्व क्या करते हैं कि अपने बाहरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखते हैं। कितने बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रखकर, क्या बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन रखकर भी स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो बेटा आपके मन में बात आ रही होगी कि इनको स्पेशल छूट क्यों है, कि ऐसा स्पेशल छूट क्यों दी जा रही है, कोई ये विधायक सांसद के परिवार के तो नहीं है कि इनके, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम को स्पेशल छूट दी कि बाकी सब 8 रख के स्थायी विन्यास प्राप्त करो और तुम केवल 2 ही रखकर स्थायी विन्यास प्राप्त करो। तो ऐसा एक ये क्यों है, इस बात को भी समझे कि क्या कारण है ऐसा कि ये सारे तत्व जो होते हैं, है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, कि ये अपने 72 कोष में केवल 2 इलेक्ट्रॉन रखकर भी स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं। तो ये एक प्रायोगिक बात है बेटा, क्योंकि इनके 72 कोष में अगर आप इन किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो इनके 72 कोष में, क्या बोला बेटा, इनके 72 कोष में केवल एक कक्षा होती है। क्या होती है, इनके है ना, इनके 72 कोष में, क्या बोला बेटा, इनके 72 कोष में, इनके 72 इनके 72 कोष में केवल एक कक्षा होती है। क्या होती है बेटा, केवल एक कक्षा होती है। अब 72 कोष में केवल एक कक्षा हो, क्या होती है, केवल एक कक्षा होती है।
और एक कक्षा हो और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, और उसमें उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कितने बेटा? उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। देखो 72 कोष एक ही हो और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वैज्ञानिकों ने यह प्रायोगिक द्वारा पाया कि किसी भी परमाणु के 72 कोष में केवल एक कक्षा है और उसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो वो स्थायी है। जैसे कि प्रधानमंत्री आवास योजना, पीएम आवास है ना। अब पीएम आवास में किसी का एक कमरे का मकान बन गया और उस कमरे में 2 लोग रहते हैं, क्योंकि ज्यादातर क्षमता एक कमरा और एक पोर्च बनाने की थी पीएम आवास में, है ना। और उसके घर में 2 लोग हैं या 1 लोग हो तो बात का विषय था, ठीक है, पर 2 लोग हैं तो उसको पीएम आवास के अनुसार, देखिए जैसे यहां पर बात हो रही है कि एक ही परिवार है और 2 लोग हैं, तो उसके लिए पीएम आवास का मकान सफिशिएंट है ना। क्यों? क्योंकि एक कमरे में 2 लोग रह सकते हैं, ऐसे यहां पर केमिस्ट्री का नियम है। तो वैसे ही यहां पर भी पूरी बात हो रही है बेटा, ठीक है, समझ में बातें आ रही होगी। इसके 72 कोष में अगर क्या बोल रहा है कि ऐसे तत्व जिनके 72 कोष में, ठीक है, इनके 72 कोष में, ठीक है, इनके, मैंने क्या लिखा है बेटा? इनके लिखा है ना यहां। इनके 72 कोष में क्या होता है? इनके 72 कोष में केवल एक कक्षा होती है और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए ये स्थायी होते हैं, ठीक है। कारण भी आपको बताया मैंने। आगे आता है और देखते हैं बेटा रासायनिक बंध, केमिकल बॉन्ड। अब पूरी बात समझने के बाद इस मुद्दे पर हम पहुंच चुके हैं, इस फैसले पे पहुंच चुके हैं कि अब केमिकल बॉन्ड या रासायनिक बंध बनेगा कैसे, है ना। तो यहां पर अब काम चालू हो जाता है कि रासायनिक बंध क्यों बनते हैं। ये तो पूरी बात समझ में आपके आ गई है। अब बनेंगे कैसे? तो यहां पर देखो एक परिभाषा लिखी है, ध्यान से इसे समझाता हूं, ध्यान से देखना है। रासायनिक बंध, अब बेटा यहां लिखा है किसी यौगिक के अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लीजिए, F2 एक क्या है बेटा? अणु है। F2 क्या है? एक प्रकार का अणु है। अब अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणु, कितने परमाणु बेटा इसमें? 1 फ्लोरीन है और 2 फ्लोरीन है, ठीक है। अणु में उपस्थित परमाणु एक है ना, परमाणु जिस बल के द्वारा एक दूसरे से क्या होते हैं? जुड़े होते हैं मतलब प्लस जोड़ दिए, जुड़े होते हैं, यह बल रासायनिक बंध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? यह बल रासायनिक बंध कहलाता है। चलिए देखते हैं। अब आपने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीखा है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपसे बनता है, देखिए करते हैं बेटा। फ्लोरीन है और 9 इसका परमाणु क्रमांक है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 1s2 2s2 2p5। अब 72 कोष कौन सा बेटा? चलो संरचना भी बना के बताता हूं। अब यहां दिख रहेंगे, यहां देखो, ये एक बिंदु जिसको हम नाभिक बोलते हैं, लिखूंगा नहीं, ये एक कक्षा हो गई, इसके चारों ओर, हाँ चलिए थोड़ा सा स्पष्ट करते हैं ऐसे, हाँ चलिए बेटा। तो यहां देखें, ये एक ऐसे गोल बनाया, ये नाभिक बना दिया, दिख रहा है, हाँ। अब ये दूसरी कक्षा हो गई, 2 ही तो कक्षा है, एक ये पहली और ये दूसरी। तो इसमें बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है? 2, और इसमें कितने? 7। तो यहां पर इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 है, ठीक है। बाहरी कक्षा कौन सी? ये बाहरी कक्षा, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब अष्टक नियम क्या कहता है? तो 72 कोष में 8 हो बोलता है। हो कितने रहे बेटा? 7। अब 7 हो रहे हैं तो क्या करेगा? एक ले लेगा। 7 हो रहे हैं तो एक ले लेगा और काम बनाएगा अपना। क्यों? क्योंकि एक लेना आसान है, क्योंकि 7 तो उसके पास पहले से रखे ना, और जब काम एक लेने से बन रहा है तो बनाओ काम, क्या दिक्कत है। तो यहां पर ये काम बनाता है एक लेकर। चलिए बताता हूं कैसे, ध्यान से देखेंगे, हाँ। तो बेटा यहां पर 72 कोष में 7 होते हैं, ये तो आपको यहां से क्लियर हो गया कि यहां पर 72 कोष में कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो 7 बनाते हैं बेटा इसके। चलिए 1 2 3 4 5 6 7 बना लिए 7 बेटा। इसके भी तो 7 ही होंगे, ये भी तो फ्लोरीन नहीं है। 1 2 3 4 5 6 और 7 ये हो गए पूरे। अब बेटा ये क्या करता है? देखो दोनों एक जैसा है, फ्लोरीन ध्यान से समझेंगे बेटा, हाँ। अब यहां पर भी फ्लोरीन, यहां पर भी फ्लोरीन, दोनों क्या करते हैं? एक लेने की क्षमता रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये फ्लोरीन है और इसके पास 72 कोष में 7 है, तो 7 है बेटा, तो वो क्या करता है? एक लेने की कोशिश करता है। थोड़ा एक फंडा भी बताता हूं आपको, चलिए यहां पर लेके आता हूं, एक फंडा बताता हूं।
बेटा 8 का नियम है, क्या है 8 का नियम, 8 का नियम मतलब अष्टक नियम क्या बोलता है, जैसे एक है ना, अष्टक नियम क्या बोलता है, अगर किसी भी परमाणु के बाहत्तम कक्षा में अगर एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है थोड़ा समझे ध्यान से, ठीक है बेटा, बाहरी कक्षा में, यहां लिखता हूं बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन बेटा दिख रहा है स्क्रीन पर, हाँ बाहरी कक्षा में बेटा अगर एक इलेक्ट्रॉन है, कितना बोला मैंने, अगर एक इलेक्ट्रॉन है बाहरी कक्षा में, स्पष्ट दिखना चाहिए, हाँ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ऐसे में क्या करेगा, वो एक त्यागेगा, क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन देगा, क्या बोला मैंने, एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, बोले 7 लेने से अच्छा है कि एक दे के अपनी काम बना लो, तो ऐसी स्थिति में एक दे देता है। अगर बाहरी कक्षा में 2 है तो भी 2 देगा, अगर बाहरी कक्षा में 3 है तो 3 देगा, 4 है तो बेटा अब देखो 4 है बाहरी कक्षा में 3 थे तो 3 देगा, क्योंकि 5 लेने से अच्छा है 3 दे दो, ठीक है, और 4 है तो 4 दे भी सकता है, और 4 ले भी सकता है बेटा, ले भी सकता है, क्योंकि दे भी सकता है ले भी सकता है, कंडीशन 4 की है, 4 दे के काम बना लो, या कंडीशन आए तो 4 लेके काम बना लो, ऐसा होता है यहां पर। अब बात अगर आगे बढ़ जाए बेटा, बात अब आगे बढ़ जाए 4 से 5 पर आ जाए, तो 5 अगर किसी भी परमाणु के बाहत्तम कोष में हो, कितने बेटा, आप थोड़ा बाहर काम बना लेते हैं, अगर 5 बाहत्तम कोष में हो जाए तो क्या करेगा, तो बेटा ऐसी कंडीशन में 3 लेगा, क्या बोला मैंने, सामान्यतः बता रहा हूं बेटा, सामान्यतः 3 लेगा, सामान्यतः क्या कर लेता है, 3 ले लेगा, एक ट्रिक के फॉर्म में बता रहा हूं आपको कि 3 क्या करेगा, लेगा, है ना, 3 लेगा, देगा लिख दिया मैंने, लेगा कर देते हैं इसको, हाँ 3 क्या करेगा बेटा, लेगा, क्योंकि 5 है तो 3 लेके काम बनाएगा, क्योंकि 3 कम है 5 ज्यादा है, ठीक है थोड़ा समझे, 6 है तो 2 लेगा, और आप समझ गए होंगे 7 है तो 1 लेगा, 7 है तो 1 लेगा बेटा, ठीक है। अब यहां पर देखो तो ये भी लेता है ये भी लेता है, दोनों ही क्या है, लेने वाले हैं, अब दोनों ही लेने वाले हैं, दोनों ही एक जैसे कैरेक्टर के, जैसे 2 भिखारी एक साथ हो जाए, दोनों ही लेते हैं, अब दोनों ही भिखारी हैं तो एक दूसरे को तो देंगे नहीं बेटा, क्योंकि कंडीशन सेम है और समान कंडीशन में दोनों है, तो दोनों ही चाहते हैं कि मैं भी ना दूं और ये भी ना दूं, और दोनों को स्थायी होना है, दोनों को स्थायी होकर अपना काम बनाना है, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर लेते हैं, क्योंकि एक दूसरे पर इनको विश्वास नहीं है, एक दूसरे को दे नहीं सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या कर लेते हैं बेटा, साझा कर लेते हैं, और अपना इसका एक के साथ ये और उसके एक के साथ ये, मतलब ऐसे ये 8 कर लेता है, 7 और 1 8, और ऐसे ये 8 कर लेता है, तो इनके यहां पर देखो ये बंध बन जाता है एक, जो कि बंध होता है रासायनिक बंध, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इनने लिए दिए तो ये दोनों पार्टनरशिप के एक दोस्ती साझेदारी के एक बंध में बन गए, कौन से, साझेदारी के बंध में बन गए, तो ये बन गया बेटा बंध, जिसे हम रासायनिक, क्योंकि केमिकल है, रसायन है, तत्व है, तो ये हो जाएगा रासायनिक बंध, क्या हो जाएगा बेटा, रासायनिक, है ना, रासायनिक बंध, ठीक है, समझ गए बात को, हाँ आगे लेके आता हूं, अब थोड़ा बढ़ाता हूं आगे, रासायनिक बंध के प्रकार, अब बेटा रासायनिक बंध के प्रकार, तो रासायनिक बंध बेटा आपको पता है 3 प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा 3 प्रकार के रासायनिक बंध होते हैं, है ना, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहला बेटा होता है वैद्युत संयोजक बंध, जिसे क्या कहते हैं, आयनिक बंध भी कहते हैं, क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बंध भी कहते हैं, आपको पता होगा। दूसरा है सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, और फिर बेटा उपसहसंयोजी बंध क्या होता है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, ठीक है, इलेक्ट्रोवैलेंट, कोवैलेंट और कोऑर्डिनेशन, ठीक है, वैद्युत संयोजी, सहसंयोजी और उपसहसंयोजी बंध, ठीक है बेटा, ये टोटल आपके 3 प्रकार के मुख्य बंध हैं, और भी एक बंध पढ़ेंगे जिसका नाम हाइड्रोजन बंध है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस है और आता भी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एक करके पूरे बंधों को समझते हैं बेटा, आते हैं, चलिए अब आपके सामने मैं ले आया हूं वैद्युत संयोजक बंध या आयनिक बंध, क्या है, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, एंड आयनिक बॉन्ड, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड, क्या है, परमाणुओं के
मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण, अभी बेटा मैंने बात किया था, या तो इलेक्ट्रॉन देकर काम बनाओ या लेकर काम बनाओ, और जब कंडीशन ये दोनों ना बने तो साझा करके काम बनाओ, पर काम बनाओ। ठीक है, तो यहां क्या बोल रहा है, परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण जो बंध बनता है, जो बंध बनता है उन्हें वैद्युत संयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, वैद्युत संयोजी बंध। किस कारण बनता है, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण। ठीक है, मुख्य बातें, जब एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, जैसे कि X ने Y को इलेक्ट्रॉन दिया, ठीक है, समझो, तो स्थानांतरण होता है तो इलेक्ट्रॉन त्यागने वाला परमाणु पर धनावेश, इसने अगर दिया है बेटा तो इस पर लगेगा धनावेश, और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाले परमाणु पर ऋणावेश आ जाता है। यानी इसने लिया है, अगर एक लिया है तो एक धनावेश और एक लिया है तो एक ऋणावेश। ठीक है बेटा, अगर दो लेगा तो बात अलग। ये विपरीत आवेशित आयन परस्पर विद्युत संयोजक बल द्वारा बंध जाते हैं। अब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लेने देने के कारण, कि मैं एक ने लिया है एक ने दिया है, जैसे कि अगर मेरे किसी दोस्त पर मुसीबत आ जाए और मैं उसको कुछ दे दूं, या कोई ऐसा व्यक्ति जो कि रास्ते में मुझे मिल गया और वो मुसीबत में है, और मुसीबत में मैंने उसकी क्या कर दिया बेटा, हेल्प कर दिया, सहायता कर दिया, मदद कर दिया। अब मदद मैंने उसकी किया, उसको कुछ दे दिया जो उसको जरूरी था, मैंने उसे दे दिया, तो क्या होगा कि उसके और मेरे मध्य एक संबंध बन जाएगा, है ना, और हो सकता है कि वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त बन जाए। क्यों? क्योंकि मैंने उसकी मुसीबत में, बहुत मुसीबत में मदद की है, और मुसीबत में मदद की तो कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा व्यक्ति है तो वो चाहेगा कि मैं इससे दोस्ती करूं, क्योंकि इसने मुसीबत में मेरी मदद की है और इस पर मुसीबत कभी आए तो मैं मदद करूं और इसका दोस्त बन जाऊं। तो ऐसी कंडीशन में भी क्या हुआ बेटा, एक बंध बना, पर एक ने दिया था एक ने लिया था, एक ने लिया है एक ने दिया है, तो देने लेने के कारण भी क्या हो जाते हैं, बंध बन जाते हैं। एक ने लिया है, देखो लेना वैसे तो अच्छी बात नहीं है, पर कंडीशन के अनुसार लेना पड़ता है, और इसने लिया है बेटा, इसलिए नेगेटिव इस पर पॉइंट लगता है, क्योंकि नेगेटिव काम लेना है और देना एक अच्छा काम है, मदद करना अच्छा काम है ना। ये केमिस्ट्री भी बताती है बेटा, जो दैनिक जीवन के फंडे हैं, दैनिक जीवन की जो बातें हैं, जो सामाजिक बातें, वो केमिस्ट्री भी सिखाती है। ठीक है, तो यहां पर इसने इसको दिया, तो ये दिया तो प्लस, लिया तो माइनस। ठीक है, ये विपरीत आवेशित आयन परस्पर विद्युत बलों के द्वारा बन जाते हैं। इन बलों को ही स्थिर वैद्युत बल या आयनिक बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, आयनिक बंध कहते हैं। तो यहां पर इन आयनों के मध्य भी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों के लेने देने के कारण बंध बन जाता है। जैसे यहां पर प्लस और ये माइनस के मध्य क्या होगा, एक बंध बन जाएगा, और ये बंध ही बेटा क्या कहलाएगा, आयनिक बंध कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा, आयनिक बंध, या इसे ही बोलेंगे वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है बेटा, क्यों बोलते हैं वैद्युत संयोजी, क्योंकि बेटा ये आयन, ये यौगिक, ये बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है वो यौगिक विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, इसीलिए इन यौगिकों में क्या बोला मैंने, यह बंध जिन यौगिकों में होता है वो विद्युत का प्रवाह कर सकते हैं, इसीलिए इन्हें आयनिक बंध वाले यौगिक, या आयनिक क्या बोलते हैं इसे, आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध वाले यौगिक कहते हैं। ठीक है, वैद्युत संयोजी क्योंकि विद्युत का प्रवाह करते हैं और आयनों के मध्य बंध बनता है, इसलिए आयनिक बंध या वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक यौगिक या वैद्युत संयोजी यौगिक भी इन्हें कहा जाता है, जिनमें यह बंध होता है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं, आगे का एक उदाहरण ले लेते हैं। चलिए उदाहरण आपको बता रहा हूं मैं, एक उदाहरण, जैसे हम सिंपल सा उदाहरण ले लेते हैं, NaCl। क्या है बेटा, NaCl। इस NaCl में N के पास सबसे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, सभी तत्वों का आए, ये बहुत अच्छी बात है। अब बेटा यहां जैसे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम, तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p6, क्या आएगा 2p6, कितने हो गए बेटा 10 होता है, इसका 11 है, तो यहां आ जाएगा 3s1, क्या आएगा बेटा 3s1 आ जाएगा। ठीक है, आ गया इतना समझ में। चलो अब बेटा यहां पर देखो, यहां पर इसके पास 2, यहां पर इसके पास 8 और यहां पर इसके पास 1, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 1। ठीक है बेटा, यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर तो क्लोरीन का कर देते हैं ऊपर में। चलिए क्लोरीन होता है 17, 1s2 2s
2 2p 6 3s 2 3p 6 कितना हो गया बेटा, कितना हो गया 2 और 2 8 और यहां भी 8 और यहां पर बेटा अच्छा ज्यादा हो रहा है 18 करना 17 चले एक कम करना पड़ेगा, एक कम करना पड़ेगा। चलिए एक कम करते हैं यहां से, यहां ध्यान से देखें। अब आगे बेटा यहां कर देते हैं 5, ठीक है ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, यहां पर भी हो जाएगा 7। अब कितना हो जाएगा बेटा यहां 7 हो गया, ठीक है। तो ये 2 8 7 तो यहां पर भी लिख देते हैं 2 8 7। अब क्या होगा ध्यान से समझना, अब क्या होगा ध्यान से समझना है, सुनना है। अब इसके पास अष्टक नियम हमने पढ़ा है कि 72 कोष में या तो 8 हो या 72 कोष में 8 होने चाहिए तो वो स्थायी हो जाता है, या फिर अगर कोई तत्व है जिसमें एक सेल है तो उसमें 2 हो, ये अपने को पता है जानकारी, ठीक है बेटा। तो अब यहां पर ये इससे क्या करेगा इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। इसके बाद देखिए 2 8 1 है, अब 7 लेने से अच्छा 1 दे दो तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, और देखो इसके पास एक की ही कमी है तो ये एक ले लेता है, ठीक है। तो इनके मध्य इलेक्ट्रॉन देखो दे देता है, तो एक इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा इसको दे देगा। तो बेटा क्या होगा देखें थोड़ा कलर थोड़ा चेंज करते हैं, हाँ यहां पर देखें। अब एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो क्या होगा, है ना, एक इलेक्ट्रॉन ये देगा तो क्या होगा, तो यहां पर देखिए सोडियम Na तो ये हो जाएगा बेटा 2 8, एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इस पर धनावेश तो बाद में लगाएंगे, और क्लोरीन ने एक लिया तो 2 8 8 हो गया। देखो इसने एक दे दिया तो एक कम हुआ ना इसका 72 कोष का, और इसके पास एक जुड़ गया तो 2 8 8। अब देखो दोनों के 72 कोष दोनों के ही अष्टक क्या है पूर्ण है, क्या है बेटा अष्टक पूर्ण है। किस कारण से पूर्ण हुए, इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से। क्या है इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण से। तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से क्या हुआ अष्टक पूर्ण हुआ, और क्या बन गया बेटा बंध बन गया। कौन सा बंध बना, रासायनिक बंध। कौन सा बंध, रासायनिक बंध बन गया। तो अष्टक पूर्ण करने से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से अष्टक पूर्ण हुआ, और अष्टक पूर्ण करने से रासायनिक बंध बन गया, और रासायनिक बंध का नाम है वैद्युत संयोजी बंध या आयनिक बंध। अब बेटा यहां पर और आगे बढ़ाऊं तो यहां पर इस पर लग जाता है धन और इस पर हो जाता है ऋण, क्योंकि इसने लिया है, इसने दिया है और उसने लिया है, ठीक है। चले तो ये था उदाहरण, समझ में आपके आया होगा। चलो आगे की ओर आते हैं बेटा। दूसरा जो बंध है हमारा रासायनिक बंध में, दूसरा प्रकार जो होता है हमारा वो होता है आपका सहसंयोजी बंध। कौन सा बंध है बेटा, सहसंयोजी बंध, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन के साझेदारी से, किसके बेटा साझेदारी से, ये बात याद रखना, साझेदारी से के द्वारा बनने वाला बंध सहसंयोजी या सहसंयोजक बंध कहलाता है। सहसंयोजक यौगिक क्या है बेटा, तो जिन यौगिकों में सहसंयोजक बंध पाया जाता है उन्हें सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण में आ जाएगा, उदाहरण में आ जाएगा आपका, उदाहरण में बहुत सारे उदाहरण है इसके। F2 आ जाएगा, Br2 आ जाएगा, CH4 आ जाएगा, C2H6 आ जाएगा। ये सभी में बेटा क्या पाया जाता है, सहसंयोजी बंध पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन के साझे से बंध बनाते हैं। चलिए देखते हैं आगे, थोड़ा समझते हैं। एक उदाहरण आपको बता देता हूं यहीं पर बेटा, जैसे F और F। अब आपको पता है आयरन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने किया होगा, नहीं किया है तो यहां पर देखिए, सॉरी आयरन बोल रहा हूं, फ्लोरीन का बेटा 9 और 1s2 2s2 2p5 होता है बेटा। ये देखिए 9 हो गए, है ना, 2 7 72 कोष में 7 इलेक्ट्रॉन होते, सॉरी हाँ 2 7 72 कोष में 7 होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो 7 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा अलग टाइप से शो कर देते हैं, है ना। बना रहे हैं बेटा हम F2, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं F2, ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे, F2 बना रहे हैं, ठीक है। तो F2 में यहां पर हाँ F2 बना रहे हैं, तो यहां पर देखिए 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 4 5 6 7, ठीक है बेटा। 7 इस फ्लोरीन के, तो इसके भी तो 7 होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। अब दोनों को ही क्या करना है, अपना अष्टक पूर्ण करना है, दोनों के पास 7 7 है। तो बेटा ऐसी कंडीशन में ना तो ये उसको देता है ना तो वो इसको देता है। ऐसी कंडीशन में दोनों क्या कर लेते हैं, साझा कर लेते हैं, और साझा करके क्या कर लेते हैं, अपना काम बना लेते हैं। ये इसने ऐसा अपना अष्टक पूरा किया,
ये दूसरा वाला जो है वो ऐसे अपना अष्टक पूरा कर लेता है। तो देखिए अब इसके पास भी 8, उसके पास भी 8, तो बेटा यहां पर जो बंध बनने के कारण ये हुआ, तो ऐसी कंडीशन में देखिए फ्लोरीन और ये एक फ्लोरीन के मध्य क्या बन गया, एक बंध का निर्माण हो गया। यही बंध आपका क्या है, सहसंयोजी बंध है। क्या बेटा, सहसंयोजी बंध है, जो कि इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना है। किससे बना है बेटा, इलेक्ट्रॉनों का साझा, यहां लिख देते हैं इलेक्ट्रॉनों का साझा, ठीक है, साझा होता है इलेक्ट्रॉनों का, ठीक है, सहसंयोजी बंध। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, देखिएगा बेटा, बात करते हैं सहसंयोजक बंध के प्रकार। सहसंयोजक बंध के प्रकार में तो सबसे पहला बंध की संख्या के आधार पर, ठीक है, बंध की संख्या के आधार पर एकल बंध, फिर है द्विबंध और त्रिबंध। एकल बंध में क्या है बेटा, एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, किसमें, दो परमाणु में, ठीक है बेटा, दो परमाणु में एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। यहां पर भी दो परमाणु में दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, और यहां पर भी बेटा दो परमाणु में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का, दो परमाणु में तीन तीन इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। मतलब यहां एक जोड़ी, यहां दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन और यहां तीन जोड़ी, ये जोड़ी की बात बता रहा है कि यहां एक जोड़ी, दो इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु में एक जोड़ी इलेक्ट्रॉन, दो परमाणु में दो जोड़ी इलेक्ट्रॉन और दो परमाणु में तीन जोड़ी इलेक्ट्रॉन का साझा होता है। उदाहरण की बात करते हैं, ध्यान से समझिएगा। इसका उदाहरण अगर ले लें तो बेटा इसका उदाहरण है H2। क्या है, H2। इसका उदाहरण बेटा अगर बात करें तो इसका उदाहरण है O2, और इसका उदाहरण की अगर बात करें तो इसका उदाहरण है N2। ठीक है, समझते हैं इनको उदाहरण के बेसिस पर, उदाहरण के द्वारा। तो ध्यान से देखिएगा। अब बेटा यहां पर देखो हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, इसके 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन, इसके भी 72 कोष में एक इलेक्ट्रॉन, ये इनके एक एक इलेक्ट्रॉन। अब बेटा इनको अष्टक पूरा करना है तो ये ऐसे कर लेता है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, हाँ। और ये वाला अगर करेगा बेटा तो ये ऐसे कर लेगा। कितने का साझा हुआ, एक एक, यानी एक जोड़ी, जोड़ी मतलब दो, ठीक है, तो एक जोड़ी का साझा हुआ, तो यहां पर H H के मध्य सिंगल बॉन्ड बन गया। अब यहां पर बेटा ऑक्सीजन की बात करूं तो ऑक्सीजन में भी कितने, ऑक्सीजन में भी एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के 72 कोष में कितना इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन के 72 कोष में होते हैं 6। कितने बेटा, 6। तो देखो 6 कैसे, 1 2 3 4 5 6, दिख रहे हैं आपको, हाँ। अब बेटा इसके भी तो 72 कोष में 6 ही होंगे, तो देखेंगे इसके 72 कोष में भी 6 बना लेते हैं, बना लो 6, हाँ। तो देखो 1 2 3 4 5 6। अब इसको अष्टक पूरा करना है, तो अष्टक पूरा कैसे करेगा बेटा, तो अष्टक पूरा करने के लिए अब देखो 8 चाहिए बेटा, 6 है, तो देखो ये ऐसे अष्टक पूरा करता है, ये ऐसे अष्टक पूरा करता है। कितने की साझेदारी हुई बेटा, दो दो इलेक्ट्रॉन, दो दो मतलब 4, 4 मतलब दो जोड़ी, तो बेटा दो जोड़ी मतलब यहां पर देखेंगे तो O के मध्य डबल बॉन्ड बन जाता है, इसलिए क्या है बेटा ये द्विबंध है ना, O के मध्य डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां बात करते हैं N2 का एग्जांपल की, तो N2 में बेटा 72 कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। कितने होते हैं, 5। देखो 1 2 3 4 5, यहां पर भी बेटा 5 बनाओ, इसके 1 2 3 4 5 चाहिए। कितने इसको अष्टक पूरा करने के लिए, 3 3, दोनों को 3 3, तो ये इसके 3 के साथ ऐसे और ये इसके 3 के साथ ऐसे साझा कर लेता है। क्या कर लेता है बेटा, साझा कर लेता है, और यहां पर N के मध्य 3 त्रिबंध का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार से N2 अणु का निर्माण हो जाता है, N2 अणु का निर्माण हो जाता है, N2 अणु बन जाता है। तो ये था बेटा सहसंयोजी बंध। संख्या के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एकल संयोजी, द्विसंयोजी और त्रिसहसंयोजी बंध। आगे की ओर बढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अब है बेटा ध्रुवणता के आधार पर, ठीक है, नंबर 2 है प्रकार 2, ध्रुवणता के आधार पर। ध्रुवणता के आधार पर बेटा जो बंध है, जो बंध है आपका वो क्या होता है, तो देखेंगे ध्रुवणता के आधार पर। ध्रुवणता के आधार पर ये हो जाता है ध्रुवी सहसंयोजी। क्या हो जाता है, हाँ, ध्रुवी सहसंयोजी, ठीक है बेटा। चलिए, ध्रुवी सहसंयोजी, ध्रुवणता के आधार पर पहला है ध्रुवी सहसंयोजी, और दूसरा हो जाता है बेटा अध्रुवी सहसंयोजी, ये आएंगे। तो दूसरा नंबर बी नंबर हो जाएगा अध्रुवी सहसंयोजी, और ये दे देते हैं बेटा इसे ए नंबर, है ना, ये अच्छा ए है तो इसे, हाँ चलो ठीक है चलेगा, इसको 2 नंबर भी दे दो, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। ध्रुवी सहसंयोजी बंध क्या है, ध्यान से सुनिएगा।
सहसंयोजी बंध का प्रकार है ध्रुवणता के आधार पर, पोलैरिटी के आधार पर, ठीक है। प्रबल धनात्मक और प्रबल ऋणात्मक, प्रबल धनात्मक और प्रबल ऋणात्मक परमाणु में परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। यह बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। अब बेटा यहां पर एक उदाहरण की भी तो बात करना होगा, तब तो मजा आएगा, तब तो समझ आएगा। तो बेटा देखेंगे प्रबल धनात्मक और प्रबल ऋणात्मक, ये H है प्रबल धनात्मक है, ये Cl है प्रबल ऋणात्मक है। प्रबल धनात्मक और प्रबल ऋणात्मक परमाणु के मध्य इलेक्ट्रॉनों के साझे की बात है। क्या है बेटा? साझा, ठीक है, साझे की बात है। तो यहां पर देखो हाइड्रोजन के 72 कोष में 1 होता है, क्लोरीन के 72 कोष में 7 होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए इसके। अब बेटा यहां पर 7 और यहां पर 1, क्या करता है? ये 1 लेता है और ये भी 1 ले रहा है। अब दोनों 1-1 लेने का काम करते हैं, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? एक ये दे भी देता है ना, समय पड़ने पर ये दे भी देता है, ये ले भी लेता है। तो ऐसी कंडीशन में ये और ये दोनों आपस में क्या कर लेते हैं? साझा। क्या कर लेते हैं बेटा? साझा कर लेते हैं और साझे के द्वारा ये बंध बना लेते हैं HCl के मध्य। और ये जो बंध होता है ये होता है सहसंयोजी, सहसंयोजी, पर इसका नाम होता है बेटा ध्रुवीय सहसंयोजी। क्या? ध्रुवीय सहसंयोजी बंध, ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध होता है, ठीक है, ध्रुवणता के आधार पर। क्यों ध्रुवीय बेटा? क्योंकि देखो एक है प्रबल ऋणात्मक और एक है प्रबल धनात्मक। ये ऋणात्मक है, धनात्मक इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है और इस पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। इस कारण से ये क्या होते हैं? ध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहलाते हैं। और ये क्या करते हैं? हल्के हल्के आयनिक लक्षण भी यानी ध्रुवीय लक्षण भी शो करते हैं, मतलब इनमें विद्युत का प्रवाह हल्का फुल्का हो जाता है। चलिए, है ना, होता है पर उनसे कम होता है। अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड क्या है बेटा? ध्यान से सुनिएगा। समान धनात्मक एवं समान ऋणात्मक परमाणु, समान धनात्मक और समान ऋणात्मक परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध, इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। अध्रुवीय सहसंयोजी बंध कहलाता है। यह बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें क्या कहते हैं बेटा? अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। क्या है बेटा? देखो बात फोकस करने वाली जो है वो है समान धनात्मक और समान ऋणात्मक। जैसे बेटा H2 क्या है? दोनों ही समान समान क्या है? धन धन है। तो दोनों के मध्य इलेक्ट्रॉनों के जो साझा होगा, इलेक्ट्रॉनों का जो साझा होगा दोनों के मध्य, है ना, ये ऐसे यहां पर ये, ऐसे यहां पर ये, तो समान धनात्मक और समान ऋणात्मक। जैसे समान धनात्मक धनात्मक के मध्य, ये उदाहरण आप समझ चुके हैं। हाइड्रोजन का दोनों ही धनात्मक परमाणु और इलेक्ट्रॉनों का साझा करते हैं और क्या बनाते हैं? अध्रुवीय सहसंयोजी। कोई ध्रुव नहीं आएगा, कोई धन कोई ऋण बनेगा नहीं। वैसे ही दूसरा उदाहरण देखते हैं बेटा, F2, दोनों ही F दोनों ही ऋण विद्युतीय हैं, दोनों ही क्या है बेटा? ऋण विद्युतीय तत्व है। इनके 72 कोष में देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। यहां पर बेटा देखिएगा तो ये अष्टक पूरा करेगा, ये ऐसे 7 और 1 8 और ये ऐसे 7 और 1 8। तो यहां भी इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से क्या हुआ? बंध बना और ये बंध होगा। दोनों ऋण ऋण है, सेम तत्व है, समान धनात्मक समान ऋणात्मक की बात जब भी आती है तो वहां पर अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक बनेगा, अध्रुवीय सहसंयोजी यौगिक बनता है। ठीक है, चलिए थोड़ा आगे चलें। चलिए देखते हैं बेटा अगला बंध जो होने वाला है वो है उपसहसंयोजी बंध। क्या है बेटा? उपसहसंयोजी बंध, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या है? ध्यान से समझेंगे। किसी यौगिक में उपस्थित एक ही परमाणु, किसी यौगिक में उपस्थित एक ही परमाणु अन्य किसी परमाणु को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करता है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान दे देता है, तब इलेक्ट्रॉन जोड़ा दाता और इलेक्ट्रॉन जोड़ा ग्राही के मध्य स्थापित बंध को उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उपसहसंयोजी बंध कहते हैं। और इसे तीर के चिन्ह, ठीक है बेटा, तीर के चिन्ह द्वारा जैसे ये ऐसा तीर के चिन्ह द्वारा दर्शाया जाता है। क्या किया जाता है बेटा? दर्शाया जाता है। ठीक है, दर्शाया जाता है, ये बात का भी ध्यान रखना है। अब ध्यान देंगे आगे क्या है। इस बंध के
निर्माण में जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करता है उसका अष्टक पूर्ण हो जाता है अर्धध्रुवी। इसे यहां पर बेटा याद रखें, इसे अर्धध्रुवी या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, अर्धध्रुवी बंध या डेटिव बॉन्ड भी कहा जाता है। चलिए उदाहरण समझते हैं, उदाहरण देखते हैं बेटा, एक उदाहरण ले लेते हैं। चले आइए, हाँ पहले थीम बढ़िया सी रख लें, व्हाइट, चलो ठीक है, हाँ आइए, अच्छा ओके, हाँ यहां पर ध्यान दें, ये आ गए बेटा। अब यहां देखो थीम ले लिया हमने, अब यहां पर उदाहरण ले रहे हैं उपसहसंयोजी यौगिक का, उपसहसंयोजी यौगिक का उदाहरण, ठीक है। उदाहरण किसका बेटा? उपसहसंयोजी बंध का। ध्यान से देखना समझना। H2O2 ले लेता हूं मैं, H2O2, अच्छा कलर अलग अलग हो गए, चले ठीक है, H2O2, ठीक है बेटा, दिख रहा है H2O2। अब इस H2O2 की बात कर रहा हूं मैं, ध्यान से देखेंगे समझेंगे, ठीक है बेटा। अब यहां पर एक H, दूसरा H, एक O, एक O, ठीक है, H2OO, ठीक है, H2O2, ठीक है। इसके बहात्तम कोष में एक, इसके बहात्तम कोष में कितने होते हैं बेटा? 6, 1 2 3 4 5 6, है ना, ज्यादा हो गए, चलो एक कम कर ले, हाँ ये बेटा 6 हो गए। इसके बहात्तम कोष में एक, इसके बहात्तम कोष में बेटा, इसके बहात्तम कोष में भी होंगे 8, 1, अच्छा 8 नहीं 6, 1 2 3 4 5 6, बना लिए सबके 6 6। अब बेटा ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा ऐसे, ठीक है, ये अपना अष्टक पूरा कर लेता है ऐसे, ये अपना अष्टक पूरा, अष्टक मतलब देखो, ये अपना अष्टक पूर्ण करने का मतलब हाइड्रोजन और हीलियम और लिथियम और बेरिलियम, इनके लिए हमने पढ़ाई कि अपना अष्टक पूरा नहीं करते, ये अपने संयोजी कोष में 2 इलेक्ट्रॉन रखकर अपना स्थायी विन्यास प्राप्त करते हैं, इसलिए इन्हें अष्टक शब्द न बोलकर 2 अष्टक, वैसे इनके लिए शब्द नहीं आना चाहिए। क्यों नहीं आना चाहिए? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन रख के स्थायी विन्यास प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि इनके बहात्तम कोष में एक कक्षा होती है, ये मैं पहले बता चुका हूं, ठीक है बेटा। अब ये अपना अष्टक पूरा कर लेगा ऐसे, ऑक्सीजन कर लिया ऑक्सीजन ने, ठीक है, हाँ ये अच्छा इसे बना लेते हैं थोड़ा अच्छे से, चले ये यहां पर इलेक्ट्रॉन थोड़ा ध्यान दें, चले। अब बेटा यहां पर ये जो अपना अष्टक पूरा करेगा कौन? ये वाला ऑक्सीजन। कैसे करेगा? तो बेटा ये इसको पूरा ये डोनेट कर देता है अपना पेयर, पेयर मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन को, क्योंकि इसका तो अष्टक पूरा हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दान करता है उसका अष्टक पूरा हो जाता है, तो ये इसको अपना अष्टक दे देता है, पूरा अष्टक पूर्ण होने के बाद अपना जोड़ा दे देता है, तो इसके पास 6 होते हैं, 2 ले लिया तो 8 हो जाते हैं, तो ये अपने ऐसे 8 हो जाते हैं और यहां पर बना लेता है जोड़ा। तो देखो थोड़ा सा HOH, ये बेटा सहसंयोजी बंध है, और ये बन गया उपसहसंयोजी बंध। ये कौन सा बंध है? उपसहसंयोजी बंध है, ठीक है बेटा, ये हो गया उपसहसंयोजी बंध, ठीक है। बात समझ में आ रही है? उदाहरण समझ में आया होगा, और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे NH4 है ना, NH4 क्या है, अच्छा NH4 प्लस, ये भी एक उदाहरण है इसका, ठीक है, ये भी एक उदाहरण है उपसहसंयोजी यौगिकों का, ठीक है, देख सकते हैं ऐसे बहुत सारे उदाहरण यहाँ पर होते हैं, आपने देखा भी होगा बहुत सारे उदाहरण। बस ध्यान ये रखना है कि क्या होता है बेटा, एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देता है, ठीक है, एक जोड़ा दाता, ये बेटा क्या है, जोड़ा दाता है, जोड़ा दाता है, और ये क्या है बेटा, जोड़ा ग्राही है, जोड़ा ग्राही है। तो इलेक्ट्रॉन जोड़ा दाता और जोड़ा ग्राही के मध्य एक तीर का चिन्ह जो दिखता है वही उपसहसंयोजी बंध होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आते हैं बेटा एक स्पेशल इंपॉर्टेंट IMP बंध की ओर, और ये बंध है आपका हाइड्रोजन बंध। क्या है बेटा? हाइड्रोजन बंध, ठीक है, हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। बात करते हैं, समझते हैं, जब कोई प्रबल ऋणात्मक परमाणु, बेटा प्रबल ऋणात्मक परमाणु कौन कौन? NOF मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन फास्फोरस, NOF प्रबल ऋणात्मक परमाणु किसके साथ जुड़ते हैं? हाइड्रोजन के साथ जुड़ते हैं तो साझे के इलेक्ट्रॉन, ठीक है बेटा, साझे यानी इसके और इनके, यानी ये इनमें से कोई एक जुड़ेगा हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, तो साझे के इलेक्ट्रॉन प्रबल ऋणात्मक परमाणु की ओर खिसक जाते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान के चलिए HF कोई ये जुड़ गया HF, तो यहां के साझे के इलेक्ट्रॉन यहां खिसक गए, इसकी ओर खिसक गए, जो साझे के इलेक्ट्रॉन थे वो इसकी ओर खिसक जाते हैं,
जिससे प्रबल ऋणात्मक परमाणु पर आंशिक ऋणावेश, देखो इसकी ओर खिसके तो इस पर क्या आ जाएगा, आंशिक ऋणावेश, आंशिक ऋणावेश है ना, आंशिक ऋणावेश, तथा हाइड्रोजन परमाणु पर आंशिक धनावेश आ जाता है, तो इस पर आ जाएगा बेटा आंशिक धनावेश। ठीक है, तो एक पर धनावेश और एक पर ऋणावेश आ जाता है। ठीक है, यौगिक में जब एक से अधिक, यौगिक में जब एक से अधिक परमाणुओं को पास पास लाते हैं, ऐसे परमाणु को जब यौगिक में पास पास लाते हैं, जैसे एक ला लिए, फिर ये दूसरा ला लिए, है ना, यहां माइनस यहां प्लस, फिर तीसरा ला लिए, यहां माइनस और यहां माइनस और यहां प्लस, ऐसे एक से अधिक अणुओं को जब यौगिक में पास पास लाते हैं, कहां बोला, है ना, पास पास लाते हैं, तो एक अणु का ऋणात्मक परमाणु, एक अणु का ऋणात्मक परमाणु, जैसे ये अणु का ये ऋणात्मक परमाणु, एवं दूसरे अणु का हाइड्रोजन परमाणु, दूसरे अणु का बेटा, जैसे एक अणु का ये ऋणात्मक परमाणु, दूसरे अणु का ये हाइड्रोजन परमाणु के मध्य स्थापित बंध को हाइड्रोजन बंध कहते हैं, और इसे टूटी रेखा द्वारा दर्शाते हैं। टूटी मतलब बेटा कैसे, ये ऐसी रेखा द्वारा इसे दर्शाया जाता है। मतलब यहां पर जो बंध बनेगा ऐसे, ये बंध बना, यही बंध क्या है बेटा, यही बंध है हाइड्रोजन बंध। क्या है बेटा, हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, बात समझ में आ रही है। हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, प्रबल ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु जब आपस में जुड़ जाते हैं तो साझे के इलेक्ट्रॉन प्रबल ऋणात्मक परमाणु की ओर यानी ये वाले की ओर खिसक जाते हैं। ठीक है, जिससे इस पर आंशिक ऋणावेश, क्योंकि खिसके किसी के इलेक्ट्रॉन को खींचना एक बुरी बात है, नेगेटिव पॉइंट है, नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव, इस पे आंशिक ऋणावेश, और इसके गए इसलिए इस पर आंशिक धनावेश आ जाता है। और यौगिक में जब ऐसे एक से अधिक अणुओं को पास पास लाया जाता है तो क्या है कि उनके मध्य, एक के धनात्मक और एक के ऋणात्मक परमाणु के मध्य बना बंध, जिसे टूटी रेखा द्वारा दर्शाते हैं, हाइड्रोजन बंध कहलाता है, और ये दो प्रकार का होता है। अब बेटा दो प्रकार का होता है, इसमें पहला प्रकार जो है हाइड्रोजन बंध के प्रकार में देखते हैं, तो जो प्रकार पहला है वो है अंतर अणुक या अंतराणुक हाइड्रोजन बंध, है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है, ध्यान से समझते हैं, सुनते हैं। एक ही यौगिक जैसे अभी हमने देखा था, एक ही यौगिक के अनेक अणु या भिन्न भिन्न यौगिक के अनेक अणुओं में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु और प्रबल ऋणात्मक परमाणु के मध्य स्थापित बंध को अंतर अणुक या अंतराणविक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। थोड़ा ध्यान से समझिएगा, उदाहरण देखिएगा। अभी हमने जो देखा था, एक ही यौगिक के अनेक अणु या भिन्न भिन्न यौगिक के अनेक अणु, एक यौगिक के अनेक अणु ले लो या भिन्न भिन्न यौगिक के अनेक अणु ले लो, उनके मध्य जो ऋणात्मक और धनात्मक परमाणु होते हैं, उनमें उनके मध्य स्थापित बंध ही क्या कहलाता है बेटा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। उदाहरण लेते हैं, जैसे अभी हमने वहां HF लिया था, यहां H2O ले लेते हैं, H2, ये H2O हो गया। ठीक है बेटा, दूसरा भी बनाते हैं, HO, ये हो गया H2O। ठीक है, HOH, ये हो गया H2O। बेटा यहां पर ये देखिएगा, तो ये जो है ये प्रबल ऋणात्मक है, ये क्या है बेटा, प्रबल, ये वाला प्रबल धनात्मक है, ये भी क्या है, प्रबल धनात्मक है, ये प्रबल ऋणात्मक है, ये प्रबल धनात्मक है और ये प्रबल ऋणात्मक है। अब इनके मध्य जो स्थापित बंध है, इनके मध्य स्थापित जो बंध आपको है, यहां पर देखें, ये यहां पर भी ये दिख रहा है बेटा, दिख रहा है, हाँ, नहीं दिख रहा है तो यहां थोड़ा सा देखें, हाँ, ऐसे यहां पर देखें, ये दिख रहा है, ये जो बंध है, थोड़ा ध्यान दे, यहां पर देखें, ये और ये, अब नजर आ रहा होगा, ये और ये, देखो ये एक अणु था, ये दूसरा अणु है, तीसरा अणु है, और इनके मध्य ये जो बंध बना, ये वाला और ये वाला, ये क्या है बेटा, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है, चले आगे आते हैं। एक ही यौगिक के अनेक अणु, सब जल के अणु थे, एक ही यौगिक के थे। ठीक है, दूसरा उदाहरण बेटा लेते हैं अलग अलग यौगिक के, जैसे CH3C, है ना, एसीटोन ले लेते हैं, CH3O CH3। ठीक है बेटा, यहां पर भी CH3O CH3। अब यहां ले लेते हैं बेटा जल का अणु H2O।
अब यहां पर भी जो बंध बनेगा ये यहां पर ये प्रबल ऋणात्मक, यहां पर भी ये प्रबल ऋणात्मक, यहां पर ये प्रबल धनात्मक, आंशिक धनावेश ऐसा। तो इनके मध्य भी ये जो बंध का निर्माण हुआ है, ये यहां पर भी और यहां पर भी ये बंध क्या है, अंतर अणुक या अंतराणुविक। तो यहां पर क्या है बेटा, अलग अलग यौगिक के अनेक अणु, ऐसे बहुत सारे अणु भी आ सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। हाइड्रोजन बंध का प्रकार नंबर एक ही यौगिक के अनेक अणु या अलग अलग यौगिक के अनेक अणु के मध्य, किसके मध्य बेटा, प्रबल धनात्मक परमाणु और प्रबल ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य स्थापित बंध को क्या कहते हैं, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध कहा जाता है। चले आगे आते हैं। अगला और अंतिम प्रकार है अंतर अणुक बल, है ना, अंतर अणुक हाइड्रोजन बंध। अभी अंतर अणुक था भैया, अंतरा अणुक, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या है बेटा, एक ही यौगिक के एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु, एक ही यौगिक के एक ही अणु में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एवं प्रबल ऋणात्मक परमाणु के मध्य स्थापित बंध को अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध कहते हैं। बेटा वहां क्या था, एक ही यौगिक के अनेक अणु या अलग अलग यौगिक के अनेक अणु। यहां बात है एक ही यौगिक का एक ही अणु, एक ही यौगिक का एक ही अणु। जैसे यहां देखिए सक्सिनिक अम्ल CH2COOH, यहां देखें सक्सिनिक अम्ल का उदाहरण CH2COOH। यहां पर बेटा ये इसके और इसके मध्य जो बंध बन रहा है। दूसरा उदाहरण ले आता हूं, CH2 है ना, CH2OH, यहां पर भी बेटा इसके मध्य जो बंध बन रहा है, ये प्रबल आंशिक ऋणावेश या आंशिक धनावेश, ये आंशिक ऋणावेश या आंशिक धनावेश। तो यहां जो बंध बना इसका नाम है बेटा सक्सिनिक अम्ल। क्या है, सक्सिनिक अम्ल। ठीक है, सक्सिनिक अम्ल। और इसका नाम है बेटा, इसका नाम है ग्लाइकाल। ठीक है, ग्लाइकॉल। ठीक है, ग्लाइकॉल। ठीक है, दोनों के नाम आपने देख लिया। अब ये जो बंध बना यहां पर, ये भी क्या है बेटा, ये भी जो बंध है वो है अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, और ये भी जो बंध था ये भी अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध है। ठीक है, एक ही यौगिक है और उसका देखो ये एक ही यौगिक के कनेक्ट है पूरे, यहां पर भी ये कनेक्ट है बेटा ऐसे। ठीक है, एक ही यौगिक के एक ही अणु में उपस्थित प्रबल ऋणात्मक परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु के मध्य जो बना बंध होता है, ये क्या होता है, अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध होता है। तो ये हमने पूरे प्रकार आज बंधों के देखे हैं। आगे के टॉपिक में बेटा मिलेंगे कुछ और विशेष टॉपिकों के साथ, जैसे वीबीटी, एमओटी, है ना, संकरण, हाइब्रिडाइजेशन, अतिव्यापन, है ना, पूरी बातें करेंगे इस यूनिट के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे टॉपिक्स हमारे पीएनएसटी में देखने को मिलेंगे, कौन कौन से विशेष टॉपिक हमको देखना है, ज्यादा ध्यान देना है। ये पूरी बातें मैं आपको हर लेक्चर में चलते चलते बताते रहूंगा। फिर एक समावेश लेके आएंगे हम एमसीक्यू क्वेश्चनों का। तो बेटा यहां पर जो ज्यादातर ध्यान देने वाला टॉपिक है वो है हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना, और इस बॉन्ड के साथ साथ आपको गुणों पर भी ध्यान देना है। किसके बेटा, बंधों के गुणों पर। ठीक है, चलिए ठीक है बेटा, थैंक यू। मिलते हैं अगली क्लास में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर भी अपने दोस्तों तक कीजिए। सारे दोस्त जो आपके तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, साइंस लेवल की या पीएनएसटी, नीट या अन्य एग्जामों की अगर तैयारी कर रहे हैं तो सारे दोस्तों को वीडियो शेयर करें और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है बेटा, थैंक यू।